तो simply and multiply connected regions. So today I will discuss the Cauchy integral theorems and Cauchy integral formula. उसमें दो डिफिनेशंस है, पहले सिंपल कनेक्टेड रीजन और मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन्स. ए कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व, इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ठीक है, अगर कोई कर्व स्वयं क्रॉस नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व. क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व. कब कहते हैं? जब इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, स्वयं को क्रॉस नहीं करता. A curve which crosses itself is called a multiple curve. तो जो कर्व स्वयं को क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कर्व्स. इसकी फिगर यहाँ पे है. सपोज कोई कर्व इस तरीके से बना हुआ है, लाइक दिस. ये क्लोज्ड कर्व हो गया. ठीक है, ये पॉइंट इस तरीके से आप मूवमेंट दिखा सकते हैं. ये कोई सी पाथ है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया. ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल कनेक्टेड रीजन्स. इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व. और कोई कर्व अगर क्रॉस करता है इटसेल्फ लाइक दिस, तो ये रीजन यहाँ पे R है, यहाँ पे रीजन ये R1 और R2 हो गया. तो इसमें मूवमेंट लाइक दिस ऐसे दिखा सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से मूव करता हुआ ऐसे पास हो रहा है. तो इसको मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन. ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे. कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम. इसका स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है. स्टेटमेंट हमको याद होना चाहिए. तो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे. स्टेटमेंट: इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, इफ fz is an analytic function and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve, on a simple closed curve C, then integration C fz dz is equal to 0. तो वहाँ पे जो ये थ्योरम्स है, स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग. इफ fz इज ए एनालिटिक फंक्शन, fz क्या है? एनालिटिक फंक्शन है. एंड f dash z इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड सिंपल क्लोज कर्व. कोई सिंपल क्लोज कर्व है, उसके अंदर डेरिवेटिव हमारा कंटिन्यूअस है और fz एनालिटिक है. अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू यानी इंटीग्रेशन c fz dz, उसकी वैल्यू 0 होगी. ये स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए. स्टेटमेंट ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कभी कभी लिखने के लिए आता है. अब इसीलिए कभी कभी प्रूविंग पूछ लेते हैं, तो हम लोग उसको प्रूविंग भी करते हैं. बहुत छोटी प्रूविंग है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे सिंपल है. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम जो रीजन बाउंडेड है उसको लेट कर लिया. लेट R बी रीजन, R बी द रीजन बाउंडेड बाई, R be the region bounded by curve C, bounded by the curve C. ठीक है, and let fz is equal to u plus ib. then हमने यहाँ पे u में fz एनालिटिक गिवन है. सॉरी, आगे सेट करते हैं. तो जो हमने कहा भी लेट आर बी ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व सी, तो यहाँ पर कोई कर्व से एक कोई रीजन ही बाउंड कर दिया इस तरीके से. तो ये कर्व हमारे पास में सी है, इसके अंदर जो पार्ट है ये रीजन आर है. इस कर्व को क्या कहेंगे? ये कर्व हमारा सी है. ठीक है, तो हमें जो प्रूविंग करना है एफ जेड यानी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जीरो प्रूव करना. तो एफ जेड हमारा ये है, तो इसको इंटीग्रेट करो. तो नाउ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू रखो, यू प्लस आई बी हो गया। फिर डी जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, ये डी एक्स प्लस आई डी वाई, ये कहाँ से आता है, जैसे हमारा जो जेड है, जेड इज द कम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले सकते हैं, तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स और प्लस आई डी वाई। तो हमने ये डी जेड की वैल्यू यहाँ पे रखा डी एक्स प्लस आई डी वाई। नाउ मल्टीप्लाइड दिस, तो इंटीग्रेशन सी, जब डी एक्स यू से मल्टीप्लाई करूँ, यू डी एक्स हो गया रियल पार्ट, आई डी वाई जब आई बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ माइनस का आई स्क्वायर, ये आई इंटू आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी डी वाई मिलेगा, तो ये रियल पार्ट हो गया इसका। फिर प्लस आई, जब डी एक्स आई बी से मल्टीप्लाई होगा तो आई मिलेगा, आई हमने कॉमन कर लिया तो बी डी एक्स हो गया। आई डी वाई जब यू से मल्टीप्लाइड होगा तो भी आई आएगा, आई हमने कॉमन कर लिया और ये यू डी वाई हो गया, ठीक है ना। तो इसी को इंटीग्रल को हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स और माइनस का बी डी वाई, ठीक है ना। फिर प्लस आई इंटीग्रेशन बी डी एक्स और प्लस यू डी वाई, आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। इसको हमने कह दिया कि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। इसको क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इसको, तो तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला, बाय ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन सी ई एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई जो करो डबल इंटीग्रेशन आर, और ये एन डिफरेंशिएट होता है एक्स में, डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस का डेवर एम अपॉन डेवर बाई और इंटू में डी एक्स डी वाई। ये स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम का, जहाँ पे एम एन डी एक्स डी वाई और ये जो हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर एम दीज आर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इस जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे। हमने लिखा बाय ग्रीन्स थ्योरम इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब यू डी एक्स माइनस बी डी वाई कंपेयर करो, ये वैल्यू इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब पहले एन डिफरेंशिएट हुआ, यानी ये माइनस का बी डिफरेंशिएट होगा, आगे क्या लिखो डबल इंटीग्रेशन, और ये बी डिफरेंशिएट हुआ तो माइनस का डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, फिर माइनस का यू डिफरेंशिएट होगा तो डेवर यू अपॉन डेवर बाई, ये यू बाई में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे एम बाई में डिफरेंशिएट हुआ और इंटू में ये डी एक्स डी वाई हो गया, डी एक्स और डी वाई हुआ, डबल इंटीग्रेशन आर में जाएगा। फिर प्लस आई आपने बाहर लिख लिया, डबल इंटीग्रेशन आर, अब यहाँ पे बी डी एक्स प्लस यू डी वाई है तो पहले यू एक्स में डिफरेंशिएट होगा, ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स हो गया, माइनस बी डिफरेंशिएट होगा, ये बी बाई में डिफरेंशिएट होगा, डेवर बी अपॉन डेवर बाई और इंटू डी एक्स और डी वाई हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इज इक्वल टू, नाउ यूजिंग द सी आर इक्वेशन, डबल इंटीग्रेशन आर डेवर बी अपॉन डेवर एक्स जो होता है माइनस का, वो डेवर यू अपॉन डेवर बाई के बराबर होता है, डेवर यू अपॉन डेवर बाई को टू माइनस डेवर बी अपॉन डेवर एक्स होता है, ये भी डेवर यू अपॉन डेवर बाई आपका पहले से है, इंटू में डी एक्स डी वाई हो गया, प्लस आई ये डबल इंटीग्रेशन आर, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स को हम डेवर बी अपॉन डेवर बाई ले सकते हैं, माइनस का डेवर बी अपॉन डेवर बाई और इंटू में ये डी एक्स और डी वाई हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सी आर इक्वेशंस, ये इक्वेशंस भी हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। ये सी आर इक्वेशन होते हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू, ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इक्वल डेवर बी अपॉन डेवर बाई होता है, और डेवर यू अपॉन डेवर बाई ये होता है माइनस का डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, ठीक है ना, ये वैल्यूज होती हैं। तो ये डेवर बी अपॉन डेवर एक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया था, डेवर बी अपॉन माइनस का डेवर यू अपॉन डेवर बाई के बराबर हो गया, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर बी अपॉन डेवर यहाँ यूज किया है, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल, ये भी वैल्यू कैंसिल हो गई तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, यानी गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में जीरो आ गई। तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड
एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, हेल्स प्रूव्ड। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यही हमें प्रूव करना था कि ये इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे जो है जीरो होती है। बस इतनी सी बात है। तो हमने ग्रीन्स थ्योरम यूज किया हुआ है और सीआर इक्वेशंस यूज करते हुए इसको हमने प्रूव किया, बस ठीक है ना। 2 स्टेप हमें याद रखने। चलिए आगे चलते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम बाद में इसमें एक थ्योरम आता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's theorem, extension of Cauchy's theorem, extension of Cauchy's theorem to multiply connected region, to multiply connected region, एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज थ्योरम टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। ठीक, इसमें देखिएगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक इन रीजन आर, in region R between two simple closed curve, between two simple closed curves C1 and C2, then integration C1 fz dz is equal to integration C2 fz और dz। ठीक है, ये वैल्यू में यहाँ पे प्रूव करनी है। चलिए इसकी प्रूवमेंट देखते हैं। When integral along each curve is taken in anti-clockwise direction। तो अब देखिए दो पाथ है, यहाँ पे दो पाथ इस तरीके से बने हुए हैं। एक कर्व आपका C1 है, ये लाइक दिस, और दूसरा कर्व एक C2 है, इस तरीके से। ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक लाइन से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो डायरेक्शन हमारा इस तरीके से A से B में मूव किया, ठीक है, A से B में मूव किया, फिर ये इस तरीके से मूव करते हुए C2 कर्व है, ऐसे मूव किया, और फिर इससे B से A की तरफ गए। तो फिर यहाँ पे एरो का साइन B से A की तरफ, बल्कि इस एरो के साइन को ऐसे बनाना चाहिए, A से B की तरफ, B से A की तरफ, फिर ये डायरेक्शन इस तरीके से आएगा लाइक दिस, और ये कर्व आपका C1 है। यानी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलिए इस तरीके से अब हम अभी क्लोज पाथ हो गया। जब क्लोज पाथ है और फंक्शन एफ जेड एनालिटिक इन रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2, देन इंटीग्रेशन बी हैव, प्रूविंग हम ये ले सकते हैं कि बी हैव इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी हम थ्योरम में आपको बता चुके हैं। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अलॉन्ग ए बी C2, ठीक है। तो अब इस जो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो पूरा पाथ है आपका, हम ए से बी में गए, बी से क्लोज कर्व C2 पे गए, C2 से फिर बी से ए में गए, और ए से फिर आपको C1 पे बात हो गई, फिर हम ए पे आ गए। तो इस पूरे कर्व को हमने कर्व C कहा है, कर्व C एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। फिर इसमें कई पार्ट हैं, तो हर पार्ट को हम ब्रेक करेंगे। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन C को हम इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, पहले ए बी लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए बी एफ जेड डी जेड, फिर प्लस इंटीग्रेशन ए बी के बाद हम किस पाथ मूव कर रहे हैं, C2 पे, इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड लिखेंगे, एफ जेड डी जेड, फिर प्लस इंटीग्रेशन C2 पे होने के बाद पी से ए है, इंटीग्रेशन हम बी ए लिखेंगे, जिस डायरेक्शन है हम वही लिख रहे हैं, बी से ए की तरफ, फिर प्लस इंटीग्रेशन बी से ए के बाद में ये क्लोज कर्व C1 पे आ गई, C1, और यहाँ पे ये हो गया एफ जेड और इंटू डी जेड और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे चीज़ और देखिएगा कि जब ऐसे मूव कर रहे थे, ये देखिए मूवमेंट लाइक दिस है क्लॉकवाइज, यहाँ पे मूव, इसमें जो मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इसके साइन को अब माइनस पहले से लगा लेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ए बी
ए बी एफ जेड डी जेड एंड प्लस इंटीग्रेशन C2 प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड एफ डी जेड, और ये बी को जब ए बी करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ए बी, और यहाँ पे एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन C1 और ये एफ जेड डी जेड, ये माइनस पहले से था, तो जैसे मैं इसका डायरेक्शन चेंज किया तो माइनस साइन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये दोनों इंटीग्रल्स आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, और इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड इक्वल टू इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन C1 और ये हो गया एफ जेड डी जेड, ये इस तरीके से हमारा जो प्रूव होता है। इसी को हम आगे मल्टीपल करंट रीजन में चेंज करके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन थ्योरम है। इसके बाद में फिर आता है कांची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कांचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, इसका स्टेटमेंट। तो कांची इंटीग्रल फॉर्मूले में स्टेटमेंट इसका देखते हैं। स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, if f z is analytic within and on a closed curve, closed से मतलब सिंपल, on a closed curve C, and if A is any point within C, then f equal to 1 upon 2 pi I integration C E f z upon z minus a और इंटूमेंट डी जेड, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है आपको, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, जो हमारा क्लोज कर्व है उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है। इसके बाद करें इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, और उसके अंदर कोई पॉइंट ए है, देन एफ इक्वल टू 1/2 पाई ए इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड होता है, ठीक है। इसका प्रूविंग देखिए। तो consider the function f z upon z minus a is analytic. Function f z upon z minus a is analytic at every point within C, at every point within C except at z equal to a. z equal to a के छोड़ के से सारे पॉइंटों पे फंक्शन हमारा ये एनालिटिक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है ना। इसकी चलिए एक फिगर भी बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्या था, विद ए सिंपल क्लोज कर्व सी, एक क्लोज कर्व है कोई, तो क्लोज कर्व कोई जोड़ने की सर्किल ही हो, आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे बना सकते हैं, ये लाइक दिस कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोई क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ आपका सी है, इसके अंदर कहीं पर पॉइंट कोई एक ए है, इसके अंदर कोई पॉइंट एक ए है, और ये जो फंक्शन हमारा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एफ जेड एनालिटिक में गिवन इसके अंदर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन सी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू ए। जेड इक्वल टू ए पे क्यों नहीं, यहाँ जेड इक्वल टू अगर ए पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड करें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा, ये बात कर रहे हैं।
इसके बाद में जिस पॉइंट पे फंक्शन अनलिटिक नहीं है उसमें हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए सर्किल C1, ड्रॉ ए सर्किल C1 with center A and radius small r, रेडियस स्मॉल r कहिएगा इसको, एंड रेडियस r ये स्मॉल है। इस पे एक सर्किल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, लाइक दिस। और इस कर्व को हमने कह दिया कि ये C1 कर्व है, ठीक है ना। अब इसको दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया जैसे उसमें किया था। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दीजिएगा, ऐसे जाएगा और फिर ये वापस इसी तरीके से बाहर आएगा। तो अभी कनेक्टेड रीजन्स में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दस इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, thus fz upon z minus a is analytic in the region between C and C1। अब ये C और C1 में एनालिटिक हो जाएगा, बिटवीन C and C1, ठीक है ना। C और C1 के बीच में ये एनालिटिक होगा। C और C1 के बीच इसमें इस रीजन पे यहाँ पे नहीं है, यानी जिस पॉइंट ऑफ फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस रीजन को हमने सर्किल रीजन से बाहर कर दिया। तो देन इसलिए आप कह सकते हैं कि बाई कांचेस थ्योरम भी है, बाई एक्सटेंशन ऑफ कांचेस थ्योरम। इसमें अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन C fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 और ये fz dz, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसे ऊपर हमने एक्सटेंशन में लिखा था उसका यूज करते हुए कि इंटीग्रेशन C fz dz इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 fz dz, ठीक है। अब यहाँ पे fz तो था नहीं हमने fz लेट किया था, fz अपॉन z माइनस ए लिखा था, तो z माइनस ए साथ में लेकर चलिए और यहाँ पे z माइनस ए ये पूरा लेके चलेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे फर्स्ट कहा। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम इसमें सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे। तो जस्ट मिनट, so now equation of circle C1 is, now equation of सर्किल C1 इज, अब सर्किल C1 का हमने सेंटर क्या माना था, ए माना था, तो z माइनस ए, रेडियस क्या माना था, r माना था। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, यानी z से सेंटर को माइनस करते हैं इक्वल टू रेडियस लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। तो मॉड z माइनस ए इज इक्वल टू r इम्प्लाइज दैट z माइनस ए इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा, e की पावर i थीटा, ठीक है। e की पावर i थीटा का मॉड 1 होता है, इसलिए हम मॉड हटाएंगे तो e की पावर i थीटा ले सकते हैं। इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस r e की पावर i थीटा। यहाँ से dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, a 0 हो गया, r e की पावर i थीटा इंटू में i और ये d थीटा हो गया। तो जो इंटीग्रेशन c था आपके पास में, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन C1 fz और अपान में z माइनस ए इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 fz की वैल्यू, af और z की वैल्यू क्या है, a प्लस r e की पावर i थीटा, ये z की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अपान में z माइनस ए, z माइनस r e की पावर i थीटा, यहाँ से r e की पावर i थीटा इंटू डी जेड की वैल्यू रखो, डी जेड यहाँ से रखेंगे तो r e की पावर i थीटा इंटू आई डी थीटा, ये r e की पावर i थीटा ये कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से हो गया f a प्लस r e की पावर i थीटा, e की पावर में है e की पावर i थीटा और अपान तो कुछ पता नहीं, ये हो गया आपका आई डी थीटा, आई आपको बाहर निकालने और यहाँ पे हो गया ये डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन C1, तो यहाँ पे एज, अब देखिए एज r टेंस टू 0,
आर इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल रेडियस सर्किल में ड्रॉ किया है, तो हम आर को 0 को 10 मान सकते हैं। तो इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन C1 F, और यहाँ पे आर के स्थान पर 0 पुट करो तो एफ ए हो जाएगा और ये डी थीटा हो गया। अब हमें लिमिट थीटा की चाहिए, कंप्लीट सर्किल है तो लिमिट 0 to 2 पाई हो जाएगा। लिमिट 0 to 2 पाई क्यों हुई, हम डी थीटा कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं तो हम आगे कंप्लीट राउंड 0 to 2 पाई। एफ ए भी कांस्टेंट है तो एफ ए भी बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा हो गया, इस पर लिमिट 0 to 2 पाई हो गया। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये 2 पाई आई और ये एफ ए हो गया। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास जो मिली है तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो पुट इन फर्स्ट इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई और ये एफ ए हो गया। इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल टू, इसको डिवाइड करो तो 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी और ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और इंटू में डी जेड हो गया, हैंस को, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे प्रूव होता है। तो हमने कांच इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो इसमें अल्टीमेटली हमें पोल्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो किसी ने एक फॉर्मूला और देखते हैं। तो कांच इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, इसी फॉर डेरिवेटिव, तो इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दें। इसका कोई अलग से बहुत डिटेल में जा रहे हैं, सिंपली यही भी लिखिएगा फॉर डेरिवेटिव, फॉर डेरिवेटिव ऑफ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेटिव। तो अब इसको जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकला है इसको हम एक ही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें। तो अब इसको एक ही रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए, तो एफ डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आई, 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, ये ए के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए का करेंगे तो -1 हो जाएगा इंटू डी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे क्या बन गया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 2 इंटू में डी जेड। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो वैल्यू क्या बनेगी एफ डबल डैश ए इक्वल टू 1/2 पाई आई, 2 पाई इंटीग्रेशन सी, अब पावर 2 है तो ऊपर क्या जाएगा -2 एफ जेड और अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस ए का -1 आएगा इंटू डी जेड हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, 2 को हम 2 फैक्टोरियल ले सकते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 और इंटू में डी जेड हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो एंड एफ ट्रिपल डैश अगर ए करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, फिर ऊपर जाएगा -3, यहाँ से फिर एक माइनस आएगा तो आप ऊपर 3 हो जाएगा, तो 3 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा और इंटू में डी जेड, ये 3 को बाहर ले जाओ, 3 × 2 6 हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और यहाँ पे एफ जेड और अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 और इंटू में डी जेड। अब जनरलाइज फॉर्म में इसको ले सकते हैं एनर्जी डेरिवेटिव इन जनरल, चलो, तो इन जनरल एफ एन ई इक्वल टू
एफ एन एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी और ये एफ जेड अपन z माइनस ए की पावर n प्लस 1 और इंटू में डी जेड। जब 3 टाइम्स किया तो पावरफुल है, n टाइम्स करेंगे तो पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ये इसके nth डेरिवेटिव 3 फॉर्मूले हैं। थैंक यू। आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी रहेगा उसमें उसको क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।